सॉल्ट लेक सिटी। वर्ष 2002। शहर ओलंपिक की तैयारी में डूबा हुआ था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में यहां की हवा में सन्नाटा पसर जाएगा। एक सन्नाटा जो एक 14 साल की बच्ची की चीखें दबा रहा होगा। यह किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि शहर के सबसे सुरक्षित और संपन्न मोहल्लों में से एक फेडरल हाइट्स के दिल में हुआ। और यह अमेरिकी इतिहास के सबसे भयावह और व्यापक रूप से देखे जाने वाले अपहरण मामलों में से एक बन गया। 14 साल की एलिजाबेथ स्मार्ट एक होनहार, प्रतिभाशाली लड़की थी जो हार्प बजाती थी, घुड़सवारी करती थी और पढ़ाई में अव्वल थी। उसके माता पिता एड और लोइस स्मार्ट अपने 6 बच्चों के साथ फेडरल हाइट्स मोहल्ले में रहते थे, एक ऐसा इलाका जहां खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। 4 जून 2002 ब्रायंट मिडिल स्कूल में पुरस्कार समारोह था। स्मार्ट परिवार स्कूल के पुरस्कार समारोह में देर से पहुंचता है। एलिजाबेथ को फिटनेस और पढ़ाई दोनों में अवार्ड मिले। परिवार घर वापस आता है और सोने चला जाता है। 5 जून 2002 की रात एलिजाबेथ और उनकी बहन मैरी कैथरीन एक ही बेडरूम में सो रही थीं। आधी रात के ठीक बाद एलिजाबेथ को एक अजनबी जगाता है जो उसके गले पर चाकू रखे होता है। वह उसे बिस्तर से बाहर निकलने का आदेश देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने चिल्लाया तो पूरे परिवार को मार डालूंगा। शुरू में वह सपना समझी, लेकिन जब उसने उसका हाथ अपनी बांह में महसूस किया और उसे बिस्तर से खींचा तो उसे पूरी हकीकत का एहसास हुआ। एलिजाबेथ सहम गई। साथ सो रही 9 साल की मैरी कैथरीन जागी, मगर डर के मारे सोने का नाटक करती रही। लगभग सुबह 4 बजे मैरी कैथरीन ने अपने माता पिता को उठाया और बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह सपना देख रही होगी। तब तक विश्वास नहीं किया जब तक एक कटी हुई खिड़की की स्क्रीन नहीं मिली। 6 जून 2002 को एड और लॉइस ने टीवी पर जाकर अपहरणकर्ता से निवेदन किया कि वह उनकी बेटी लौट आए। लॉरा रिकवरी सेंटर द्वारा आयोजित इस व्यापक क्षेत्रीय खोज अभियान में प्रतिदिन लगभग 2000 स्वयंसेवक, साथ ही कुत्ते और हवाई जहाज शामिल थे। कई दिनों तक की गहन खोज अभियान के बाद समुदाय प्रेरित खोज समाप्त कर दी गई और एलिजाबेथ को खोजने के अन्य साधनों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन एलिजाबेथ नहीं मिली। एलिजाबेथ का नाम प्रेस में बनाए रखने के लिए उसके परिवार ने कई तरीके अपनाए, जैसे उसका अपहरण दिखाने वाली एक वेबसाइट और होम वीडियो जारी करना। अपहरणकर्ता, जिसे बाद में ब्रायन डेविड मिटचेल के नाम से जाना गया, उसे घंटों जंगल में घुमाता रहा। मिटचेल एलिजाबेथ को उसकी नाइट गाउन में 4 मील चलते हुए जंगल के शिविर तक ले गया, जहां वांडा बार्जी उसकी बीवी मौजूद थी। एलिजाबेथ को ड्राई क्रीक कैनियन में एक शिविर में बंदी बनाए रखा गया, जहां उसका शादी का नाटक रचाया गया। और फिर शुरू हुआ 9 महीनों तक चलने वाला नरक। एलिजाबेथ की गवाही के अनुसार वांडा बार्जी ने उसके पैर धोए और कहा कि पजामा बदलकर एक रोब जैसा पहन लो। जब एलिजाबेथ ने मना किया तो बोली कि ब्रायन मिटचेल उसे जबरन उतार देगा। एलिजाबेथ डर गई और उसने वह रोब पहन लिया। फिर ब्रायन डेविड मिचेल आया और उसने एक अजीब सा धार्मिक समारोह किया, जिसमें एलिजाबेथ की जबरन शादी खुद से कर ली। इसके बाद उसने एलिजाबेथ के साथ बार बार दुर्व्यवहार किया। उसने बताया कि अपहरण के बाद मिटचेल ने एलिजाबेथ को और उसके परिवार को मार डालने की धमकी दी अगर वह भागने की कोशिश करती। मिटचेल बार बार एलिजाबेथ से कहता कि यह उसके लिए एक वरदान है और उसे इसका आभारी होना चाहिए, लेकिन एलिजाबेथ ने इस पर विश्वास नहीं किया। मिटचेल ने खुद को एक भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बताया और एलिजाबेथ से कहा कि वह एक खास राजा है जो 7 साल बाद वापस आएगा। उसने कहा कि लोग उसे पत्थर मारेंगे, वह 3 दिन तक मरा पड़ा रहेगा, फिर जिंदा होकर कसम खाएगा कि वह एंटी क्राइस्ट, बुराई के राजा को खत्म करेगा। उसने ये भी कहा कि एलिजाबेथ उसकी बहुत सी कुंवारी दुल्हनों में से पहली है जो उसके साथ मिलकर एंटी क्राइस्ट से लड़ेंगी, भाग न सके। इसीलिए एलिजाबेथ को एक पेड़ से जंजीरों से बांध दिया गया था, जिससे उसका टेंट के बाहर चलना फिरना सीमित हो गया था, या उसे एक छिपे गड्ढे में रखा गया था
जिसे बोर्ड से ढका गया था। अपनी बंदी अवस्था के दौरान उसे एक नया नाम लेने के लिए मजबूर किया गया और उसने एस्थेर नाम चुन लिया। अदालती कार्यवाही में खुलासा हुआ कि आरोपी ने न केवल उसे अश्लील पत्रिकाएं दिखाईं, बल्कि उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं। वह नियमित रूप से उसे शराब और नशे की गोलियां लेने को मजबूर करता, जिससे उसकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती। साथ ही उसे भूखा रखता और कूड़े खाने को देता। एलिजाबेथ पर जो जुल्म हुआ वह वांडा बार्जी की मदद से किया गया था। बाद में एलिजाबेथ ने उसे सबसे बुरी औरत कहा। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के ऊपर मंडराने लगा। वही पहाड़ियां जहां एलिजाबेथ को 5 मील दूर एक जंगल में बांध कर रखा गया था। वह एक टेंट में बंधी हुई थी। पैर में स्टील की जंजीरें लिपटी थीं। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से चारों तरफ के पेड़ झुकने लगे। उसे लगा शायद अब कोई उसे देख लेगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह हेलीकॉप्टर दूर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मिटचेल और बार्जी कई बार एलिजाबेथ को सार्वजनिक जगहों पर भी ले गए, लेकिन उसे छिपाने के लिए वह अक्सर उसके चेहरे को नकाब और स्कार्फ से ढक देते थे। लोगों की भीड़ में वह छिपी रही, हर बार लोगों की नजरों के सामने होते हुए भी उनसे बहुत दूर। अगस्त 2002 में एलिजाबेथ के अपहरण के लगभग 2 महीने बाद मिटचेल ने फैसला किया कि वे सॉल्ट लेक सिटी छोड़ देंगे, बोस्टन या न्यूयॉर्क जाने के लिए। इसके लिए वह बार्जी और एलिजाबेथ के साथ सॉल्ट लेक सिटी की पब्लिक लाइब्रेरी गया, जहां उन्होंने किताबों और नक्शों के जरिए नई जगहें खोजी। लाइब्रेरी में तीनों की अजीब कपड़ों की पहनावट, लंबे चोगे और चेहरे ढके हुए को देखकर एक आदमी को शक हुआ। वह थोड़ी देर उन्हें देखता रहा और फिर उसे एलिजाबेथ की आंखें पहचान में आ गईं। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस का एक जासूस लाइब्रेरी में पहुंचा और उनसे सवाल जवाब शुरू किए। मिटचेल ने दावा किया कि एलिजाबेथ उसकी बेटी है, नाम बताया ऑगस्टीन मार्शल, और धर्म के कारण वे अपने चेहरों से नकाब नहीं हटा सकते। बार्जी ने टेबल के नीचे से एलिजाबेथ की टांग को कसकर पकड़ा ताकि वह कुछ न बोले। मिटचेल ने कहा कि उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बोल नहीं सकती। बाद में एलिजाबेथ ने याद करते हुए कहा, मुझे लगा जैसे उम्मीद खुद दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं खुद से नाराज थी कि मैंने कुछ क्यों नहीं कहा। बहुत पास था सब, लेकिन चला गया। उसी साल के अंत में एलिजाबेथ को और भी कई सार्वजनिक जगहों पर ले जाया गया, जैसे ग्रोसरी स्टोर और एक रेस्टोरेंट, लेकिन फिर भी कोई पहचान नहीं पाया। यहां तक कि एक पार्टी में भी वह बार्जी और मिटचेल के साथ गई और वहां उसकी तस्वीर खींची गई, चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ। सितंबर 2002 में मिटचेल, बार्जी और एलिजाबेथ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी चले गए। वहां भी उन्होंने कई बार अपने ठिकाने बदले, अक्सर रात के अंधेरे में। 12 फरवरी 2003 को मिटचेल को एक चर्च में चोरी करते हुए पकड़ा गया और कुछ दिन जेल में रहा, लेकिन तब भी बार्जी मिचेल ने एलिजाबेथ को डरा कर रखा और भागने नहीं दिया। अक्टूबर 2002 में एलिजाबेथ की छोटी बहन मैरी कैथरीन को अचानक एहसास हुआ कि अपहरणकर्ता की आवाज उन्हें किसी से मिलती है, इम्मानुएल नाम के एक आदमी से, जो उनके घर की छत और बगीचे की सफाई करने एक दिन के लिए आया था। उसकी मां ने ही उसे सड़क पर देखा था और थोड़े पैसे और काम दिया था। तब पहली बार मिटचेल ने एलिजाबेथ को देखा। उसने फैसला कर लिया था कि वह उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाएगा। वो चाहता था कि उसकी कुल 5 पत्नियां हों। परिवार ने एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से इम्मानुएल का चित्र बनवाया और फरवरी 2003 में मीडिया में जारी किया। मिटचेल के रिश्तेदारों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को उसकी असली तस्वीरें दी। 12 मार्च 2003 को 2 जोड़ों ने यूटा के सैंडी शहर में सड़क पर चलते हुए मिटचेल, बार्जी और एक लड़की को देखा। लड़की ने नकाब, धूप का चश्मा और सिर पर टी-शर्ट लपेट रखी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को रोका। जब अधिकारियों ने लड़की से पूछा, क्या तुम एलिजाबेथ स्मार्ट हो? उसने जवाब दिया, ऑगस्टीन मार्शल। उसे नियमों के तहत हथकड़ी लगाई गई और लगातार पूछताछ हुई। एक अधिकारी ने फिर पूछा, क्या तुम एलिजाबेथ हो? उसने धीरे से कहा, तुम ही कह रहे हो।
एलिजाबेथ को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कुछ ही समय बाद उसके माता पिता पहुंच गए और वह परिवार से मिल गई। रिहाई के बाद वह घर पहुंची, अपने प्यारे कुत्तों से मिली, अपनी हार्प बजाई, शुभचिंतकों के ईमेल पढ़े और उसी बिस्तर में सोई जहां से उसका अपहरण हुआ था। अगले दिन उसके परिवार ने उसकी 15वीं जन्मदिन की पार्टी रखी, जो उसकी कैद के दौरान निकल गई थी। एलिजाबेथ पार्टी में तो नहीं गई, लेकिन उसने एक पोस्टर भेजा, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूं। उसने अपने नाखून रंगे, तोहफे खोले और एक पारिवारिक दोस्त से अपने बाल कटवाए। एलिजाबेथ की रिहाई के बाद ब्रायन डेविड मिचेल और वांडा बार्जी को गिरफ्तार किया गया और उन पर अपहरण व यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही एक बड़ी बाधा सामने आई। मिचेल खुद को ईश्वर का दूत बताता और कहता, कोर्ट ने उसे मानसिक अस्पताल भेजा, जहां कई महीनों तक उसकी जांच होती रही। एक मनोवैज्ञानिक ने गवाही दी कि उसकी धार्मिक भक्ति और भ्रम के बीच की रेखा मिट चुकी है और वह पूर्णतः भ्रमित है। उसी दौरान बार्जी ने आंशिक रूप से अपराध स्वीकार कर लिया और 15 साल की सजा पर सहमति दी, जिसमें से उसने 6 साल पहले ही जेल में बिता दिए थे। एलिजाबेथ को गवाही देने के लिए बुलाया गया। वह कोर्ट में डटी रहीं और मिचेल को देखकर बोली, वह चालाक है, बोलने में तेज है, लेकिन अंदर से बेहद दुष्ट, स्वार्थी और पाखंडी है। वह भगवान के बिल्कुल भी करीब नहीं है। 11 दिसंबर 2010 को जूरी ने मिचेल को दोषी ठहराया। 25 मई 2011 को जज ने उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे यूटा की जेल से उठाकर संघीय जेल में भेजा गया। 2018 में वांडा बार्जी को सजा का समय पूरा होने पर रिहा कर दिया गया। उसे अपराधी के रूप में पंजीकृत किया गया और स्मार्ट परिवार से संपर्क की सख्त मनाही दी गई। एलिजाबेथ स्मार्ट ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उन्होंने एलिजाबेथ स्मार्ट फाउंडेशन की स्थापना की, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों और यौन हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाती है। 2012 में एलिजाबेथ ने मैथ्यू गिलमोर से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एक मॉर्मन मिशन पर हुई थी। अब वे 3 बच्चों के माता पिता हैं और यूटा के वासाच काउंटी में रहते हैं। उन्होंने 2013 में एक आत्मकथा लिखी, मेरी कहानी, जिसमें उन्होंने पूरी आपबीती साझा की। 2017 में उन्होंने एक फिल्म आई एम एलिजाबेथ स्मार्ट भी खुद की आवाज में तैयार की, जो उनके अनुभवों पर आधारित थी। एलिजाबेथ अब कांग्रेस और पब्लिक मंचों पर बोलती हैं और हर साल 12 मार्च को एलिजाबेथ अपने बचाव का दिन मनाती हैं। ये दिन मुझे याद दिलाता है, चमत्कार होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।